बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री, बाब नंबर 2। आज के लेक्चर में हम बाब 2 के मश्की सवालात का आगाज़ करेंगे, जिसमें से हम कसीरुल इंतखाबी सवालात को आज पढ़ेंगे। तो इसके लिए आएँ चलते हैं वाइट बोर्ड की जानिब। पहले कसीरुल इंतखाबी सवालात में जो पहला सवाल है, इनमें से किसके नतीजे में प्रोटॉन की दरियाफ्त हुई। 4 नीचे जवाब दिए गए हैं, हमने बताना है कि दुरुस्त जवाब कौन सा है। सवाल एक दफ़ा फिर मैं पढ़ा हूँ कि किसके नतीजे में प्रोटॉन की दरियाफ्त की गई। पहले नंबर पर पूछा गया है कैथोड रेज, फिर है केनाल रेज, एक्स रेज और अल्फा रेज। अगर मैं कैथोड रेज की बात करूं तो कैथोड रेज की वजह से जो दरियाफ्त हुई है वो इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त हुई है। कैथोड रे किसका बाइस बनी है? ये इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त का बाइस बनी है, कैथोड रेज। एक्स रेज जो है, अगर मैं इसकी बात करूं एक्स रेज की, तो एक्स रेज असल में जब हम किसी हैवी मेटल के एनोड के ऊपर कैथोड रे की बौछार करवाते हैं तो उसके नतीजे में जो रेज बनती हैं वो एक्स रेज कहलाती हैं। जबकि अल्फ़ा रेज जो हैं ये हीलियम के न्यूक्लियाई को बोला जाता है, हीलियम के न्यूक्लियाई, ये अल्फ़ा रेज कहलाती हैं। अगर मैं बात करूं केनाल रेज, तो गोल्डस्टाइन ने 1886 के अंदर एक तजर्बा किया था जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब तजर्बे के नाम से भी जानते हैं। तो ये उन्होंने इस तरह से एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसके अंदर 2 मेटल के बने हुए रॉड्स का इस्तेमाल किया गया, एक एनोड और दूसरा कैथोड। जो कैथोड था उसमें छोटे छोटे से सुराख मौजूद थे, मतलब सुराखदार कैथोड लिया गया। कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया, जबकि एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया। और इस तरह से जब इनमें से करंट गुजारा गया तो देखा गया कि कैथोड की सतह से जो रेडिएशन निकलती हैं, जिनको हम कैथोड रे का नाम देते हैं, इनके मुखालिफ सिमत में भी कुछ रेडिएशंस बनती हैं जो मुखालिफ सिमत में हरकत करते हुए इन कैथोड में मौजूद इन छोटे छोटे सुराखों में से निकल कर पीछे जाकर टकराती हैं, जब तो ट्यूब की दीवारों पर जाकर एक चमक पैदा करने का बायस बनती हैं। इन रेडिएशंस को केनाल रेज का नाम दे दिया गया। केनाल रेज इस वजह से कहा गया क्योंकि सुराखों को जर्मन के अंदर केनाल बोला जाता है, तो ये केनाल रेज कहलाती हैं। बाद में जाके पता चला कि ये जो केनाल रेज हैं ये असल में प्रोटॉन्स ही होते हैं। तो इस तरह से जो प्रोटॉन की दरियाफ्त है वो इन केनाल रेज की वजह से हुई है। तो दुरुस्त जवाब बी है, तो मैं बी को यहाँ पे टिक कर लूँगा। दूसरा सवाल है, इनमें से कौन से पार्टिकल्स मादे में सबसे ज़्यादा सरायत करने वाले हैं? वो पार्टिकल बताने हैं जो सबसे ज़्यादा मादे के अंदर धंस जाते हैं। सरायत करने का मतलब है किसी चीज़ के अंदर धंस जाना, घुस जाना, इस सलाहियत को सलाहियत करना कहते हैं। तो हमने बताना है कि कौन से ऐसे हैं जो ज़्यादा सलाहियत करने की ताकत रखते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स या अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो हमने इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की सबकी खसूसियात पढ़ी हैं और मैं जानता हूँ कि जो न्यूट्रॉन्स हैं ये मादे में सबसे ज़्यादा सरायत करने वाले हैं। तो मैं सी को यहाँ पे दुरुस्त मानूंगा और टिक करूँगा। तीसरा सवाल है, एटम के ऑर्बिट का तस्वर किसने पेश किया? ऑर्बिट का तस्वर बताना हमने। तो 4 नाम है हमारे सामने, एक है जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर और प्लांक्स। जे थॉमसन ने तो दरियाफ्त की थी इलेक्ट्रॉन की और इसकी खसूसियात भी पता चलाई इसने। इलेक्ट्रॉन से मुराद मेरी यहाँ पे कैथोड रेज है। रदरफोर्ड ने असल में अपना एटमी मॉडल पेश किया था जिसके नतीजे में रदरफोर्ड ने दरियाफ्त की किसकी? न्यूक्लियस की। और अगर मैं प्लांक्स की बात करूं तो इसने 1900 के अंदर अपनी एक थ्योरी पेश की थी रेडिएशंस
की फितरत के हवाले से, जो कि क्वांटम थ्योरी के नाम से जानी जाती है, ये प्लांक्स ने पेश की थी। और अगर मैं बात करूं बोहर ने, तो बोहर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था, इसमें जो बुनियादी तस्वर था वो ऑर्बिट का ही दिया गया था, लिहाजा सी दुरुस्त जवाब है, मैं इसको टिक करूंगा। चौथे नंबर पर है, इनमें से कौन सा शेल 3 सब शेल्स पर मुश्तमिल होता है। हमने बताना है कौन सा शेल ऐसा है जिसमें 3 सब शेल मौजूद होते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम किसी भी सब शेल की तादाद का अंदाज़ा शेल के एक नंबर से, एक वैल्यू से निकाल सकते हैं, और वो शेल की कौन सी वैल्यू कहलाती है, एन वैल्यू से। एन वैल्यू से हमें पता चलता है कि एक शेल के अंदर कितने सब शेल मौजूद होंगे। अगर एन की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब एक ही सब शेल होगा। अगर एन की वैल्यू हो 1 तो इससे मुराद के शेल की बात कर रहे हैं, और इसमें एक ही सब शेल होगा और वो एस है। अगर एन की वैल्यू हो 2 तो इससे मुराद है हम एल शेल की बात कर रहे हैं, और एल शेल के अंदर 2 सब शेल होंगे, एक होगा एस और दूसरा होगा पी। अगर हम बात कर रहे हैं कि एन की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब कि एम सब शेल होगा, जबकि इसके अंदर सब शेल 3 ही होंगे, तो एस पी और डी। चौथे नंबर पर अगर मैं कहता हूँ कि एन की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब कि ये एन शेल होगा, और एन शेल के अंदर 4 ही सब शेल होंगे, एस पी डी और एफ। तो हमने बताना है कि कौन सा शेल ऐसा है जो 3 सब शेल रखता है। तो इसके मुताबिक ये मेरे पास जो तीसरा शेल है, एम शेल, इसमें सब शेल की तादाद चुके 3 है, एस पी और डी। तो लिहाजा मैं यहाँ पर जो डी दुरुस्त है, डी ऑप्शन, तो इसको मैं यहाँ पे टिक करूँगा कि एम शेल वाहिद शेल है जिसमें सब शेल्स की तादाद कितनी होती है, 3 होती है। आगे 5वां सवाल है कि कौन सा रेडियो आइसोटॉप जिस्म में ट्यूमर की तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूमर की तशखीस के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडियो आइसोटॉप का नाम बताना। अगर मैं बात करूं कोबाल्ट 60, तो कोबाल्ट 60 असल में ये जो जिल्द के अंदर कैंसर मौजूद होता है उसकी तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिल्द के अंदर मौजूद, क्योंकि ये जिल्द के अंदर नफूज कर जाने वाली रेडिएशन खारिज करने का बाइस बनता है, लिहाजा ये जिल्द के अंदर मौजूद कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करूं आयोडीन 131 की, तो आयोडीन 131 जो है ये असल में तिब के शोबे में बीमारियों की तशखीस के साथ साथ ग्वाइटर की कारकर्दगी, जो हमारा ग्वाइटर फैलाने वाला, ग्वाइटर बीमारी पैदा करने वाला जो ग्लैंड है, अगर वो अपना काम ठीक तरह से ना कर रहा हो तो ये बीमारी का बायस बनता है, जो कि थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड की कारकर्दगी को चेक करने के लिए आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है। तो आयोडीन की अगर कारकर्दगी बेहतर नहीं है तो ये ट्यूमर बनाने का बायस भी बन सकती है, तो लिहाजा दुरुस्त जवाब यहाँ पे आयोडीन है। अगर मैं बात करूँ स्ट्रोंशियम की, बात करूँ फास्फोरस की, तो ये भी जो जिल्द है उसके कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल या उसकी तशखीस के लिए इस्तेमाल होते हैं दोनों आइसोटोप। तो आयोडीन 131 जो है ये ट्यूमर की तशखीस के लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा मैं बी को टिक करूँगा। छठे नंबर पर है कि जब यूरेनियम 235 टूटता है तो इससे पैदा होते हैं। यूरेनियम 235 के टूटने से क्या पैदा होगा? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या कुछ भी नहीं। आपने पावर जनरेशन के अंदर रेडियो आइसोटॉप का इस्तेमाल पढ़ा है, और वहाँ आपने पढ़ा कि जब यूरेनियम 235 के ऊपर न्यूट्रॉन की बौछार करवाई जाती है तो इसके नतीजे में हमारे पास जब यूरेनियम 235 के ऊपर हम न्यूट्रॉन की बौछार करवाते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास जो चीज़ें बनती हैं उसमें आपने पढ़ा था कि बेरियम बनता है, बेरियम 139 बनता है। फिर आपने पढ़ा कि क्रिप्टॉन 94 ये बनता है,
और साथ ही आपने पढ़ा था कि 3 न्यूट्रॉन भी बनते हैं इस रिएक्शन के नतीजे में, और आपने ये भी पढ़ा कि बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी भी पैदा होती है। तो असल में जो पार्टिकल पैदा हो रहा है वो इन तीनों में से न्यूट्रॉन है। तो मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन को दुरुस्त मानते हुए टिक करूँगा। 7वां MCQ है कि पी सब शेल मुश्तमिल है। पी सब शेल के बारे में बताना है। 1 ऑर्बिटल पर, 2 ऑर्बिटल पर, 3 ऑर्बिटल पर, 4 ऑर्बिटल पर। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्बिटल होता क्या है। असल में जो सब शेल है उसकी मुख्तलिफ तरतीबें होती हैं न्यूक्लियस के गिर्द, जिनमें रहकर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है। तो किसी शेल की तरतीब या किसी सब शेल की तरतीब एक तरह की होती है, किसी की एक इससे ज़्यादा तरह की हो सकती है, जिनमें रहते हुए जिस तरतीब के साथ न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम सकता हो। तो जैसे मैं एस की बात करता हूँ कि हमारा सब शेल है, मैं बात कर रहा हूँ कि सब शेल और सब शेल के लिहाज से अगर मैं बात करूं ऑर्बिटल्स की, तो एस सब शेल की अगर बात करें तो एस का सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। और इसके मुताबिकत से अगर मैं शक्ल की बात करूं कि एस की शक्ल कैसी होगी, तो ये दायरा नुमा, ये एस की शक्ल होती है। ये दरमियान में न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के गिर्द इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो इम्कानात हैं वो न्यूक्लियस से हर सिमत में बिल्कुल बराबर होते हैं, हर सिमत में एक ख़ास फासले के ऊपर। तो लिहाजा मैं कहता हूँ कि एस की शक्ल जो है वो गोल है, दायरा नुमा है। अगर मैं पी की बात करूँ तो पी के अंदर जो ऑर्बिटल्स की तादाद है वो 3 होती है। इसका मतलब कि पी में न्यूक्लियस के गिर्द जो पी शेल है, पी सब शेल है न्यूक्लियस के गिर्द, उसमें 3 मुख्तलिफ तरह से इलेक्ट्रॉन घूम सकता है न्यूक्लियस के गिर्द। और ये जो पी की शक्ल है ये असल में डंबल जैसी होती है। तो इस तरह से ये एक डंबल के 2 लोब होते हैं। एक लोब इस तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर बना होता है, एक लोब जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर बना होता है, एक लोब जो है वो जेड एक्सिस के ऊपर बना होता है। तो इस तरह से पी के 3 मुख्तलिफ सिमतों के अंदर ये ऑर्बिटल्स बने पड़े होते हैं, जिनको हम पी एक्स, पी वाई और पी जेड के नाम से जानते हैं। तो इससे ये साबित हो रहा है कि पी के 3 ऑर्बिटल हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के गिर्द पी सब शेल के अंदर रहते हुए इलेक्ट्रॉन 3 मुख्तलिफ एक्सिस में घूम सकता है और वो इस शक्ल को इख्तियार करते हुए घूमेगा। तो लिहाजा मैं यहाँ पे 3 ऑर्बिटल वाली जो ऑप्शन है उसको दुरुस्त मानते हुए टिक करूँगा। जबकि अगर मैं बात करूँ डी की, तो डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और अगर मैं बात करूँ एफ सब शेल की तो इसके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो खैर हमने ये 3 वाले को ही फ़िलहाल जहन में रखना है, यही हमारा दुरुस्त जवाब है। 8वें नंबर पर है ड्यूटेरियम इनमें से क्या बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लाइट वाटर तो प्रोटियम की वजह से बनता है। सॉफ्ट वाटर की मैं अगर बात करूं तो इसमें साल्ट्स की मिकदार नॉर्मल होती है, जबकि हार्ड वाटर की बात करूं तो इसमें साल्ट्स की मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा होती है। तो हैवी वाटर की अगर बात करूं तो ये बनाने के लिए हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटॉप है ड्यूटेरियम, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा बी दुरुस्त जवाब है, मैं इसको यहाँ पे टिक करूँगा। नवा आइसोटॉप है, नवा सवाल है आइसोटॉप कार्बन 12 कितनी मिकदार में पाया जाता है। ये आइसोटॉप की जब हमने तारीफ और उसकी मिसालें पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने ये भी मिकदार पढ़ी थी कि कार्बन 12 इसका एक मुस्तहकम आइसोटॉप है और इसकी मिकदार बाकी दोनों आइसोटॉप से सबसे ज़्यादा, और ये 98.9% पाया जाता है। तो सी दुरुस्त जवाब है, मैं इसको टिक करूँगा। उसके बाद 10वें नंबर पर है दर्ज झैल साइंसदानों में से किसने प्रोटॉन दरियाफ्त किया। अगर मैं बात करता हूँ डी ऑप्शन से रदरफोर्ड,
तो इसने तो चूँकि अपने एटमी मॉडल के अंदर किसकी दरियाफ़्त की थी? न्यूक्लियस की। तो ये जवाब दुरुस्त नहीं है। अगर मैं सी की बात करूँ नील्स बोहर, तो इसने अपने एटमी मॉडल के नतीजे में ऑर्बिट का तस्वर पेश किया था, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। अगर मैं बात करूँ बी ऑप्शन में जे थॉमसन की, तो जे थॉमसन ने अपने नज़रिए के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की दरियाफ़्त की थी। इलेक्ट्रॉन की, तो असल में हमने बतानी है कि प्रोटॉन की दरियाफ़्त किसने की, तो गोल्डस्टाइन ने अपने तजर्बे के नतीजे में प्रोटॉन को दरियाफ़्त किया। तो यहाँ पे जो ए जवाब है वो दुरुस्त है। मैं ए को यहाँ पे टिक करूँगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने बड़ी तफसील के साथ अपने तमाम कसीर और इंतखाबी सवालात को समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।